तो लास्ट टाइम पे सीपी सीवी निपटा दिया, एडियाबैटिक ही सिर्फ बचा है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक ऑल थ्री प्रोसेस आर कंप्लीटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। सीपी और सीवी की मैंने कुछ वैल्यू बोले थे, वो याद कर लेना। अरे वही सीपी इक्वल टू क्या था, गामा आर अपन गामा -1 एंड सीवी क्या था, आर अपन गामा -1। गामा वाज द पॉइजंस रेशियो। गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, याद रखना। गामा इज सीपी बाई सीवी एंड फॉर आइडियल गैस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो अब चौथे प्रोसेस पे आते हैं, फोर्थ प्रोसेस, जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेमवर्क किया सीपी और सीवी की वैल्यू का। उस पे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q का वैल्यू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा हीट जो होता है वो एक्चुअल में 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों का जो हीट है वो 0 होता है। देखो, हीट 0 होने का मतलब ये होता है कि सिस्टम का हीट 0 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम का हीट जैसा है वैसा ही मेंटेन रहेगा, सराउंडिंग का हीट जैसा है वैसा ही मेंटेन रहेगा, सिस्टम का हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं होगा। अरे जैसे थर्मोफ्लास्क में होता है, व्हाट हैपन, गर्मा गर्म पानी डालो और पानी गर्म ही रहता है। तो मतलब कि हॉट वाटर का जो भी हीट है वो बाहर नहीं ट्रांसफर हो पाया, तो वो कैसा होगा, एडियाबैटिक सिस्टम। तो हीट 0 का मतलब क्या है कि हीट 0 का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हीट ऑफ सिस्टम इज 0। हीट 0 मीन्स दैट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो हीट 0 मीन्स दैट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। तो हीट 0 का मतलब क्या, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी हीट एक्सचेंज होता है उसको आपको क्या करना है, 0 लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि हीट 0 मीन्स दैट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। ठीक है, इसमें Q की वैल्यू 0 लेना है। अच्छा, Q 0 है, इसका मतलब ये होगा कि देखो dW इक्वल टू मतलब dW प्लस dQ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E, या फिर क्या होता है W प्लस Q क्या होता है, डेल्टा E। हीट 0, हीट 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, dW इक्वल टू डेल्टा E होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, W इक्वल टू डेल्टा E। dW इक्वल टू DE या फिर W इक्वल टू डेल्टा E। ठीक है, डेल्टा E निकल गया तो W आ जाएगा, W निकल गया तो डेल्टा E आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या होता है, आपका डेल्टा E। ठीक है, एक बार डेल्टा E आ गया तो डेल्टा H को निकाल सकते हैं। डेल्टा H को निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा E प्लस क्या होगा, डेल्टा PV। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये क्या होगा, डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अगर डेल्टा E आ गया तो डेल्टा H को भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने बताए थे। ठीक है, तो डेल्टा E आ जाएगा, रख दोगे तो डेल्टा H भी निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे डेल्टा H के। अच्छा, मतलब डेल्टा ये निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से निकल जाएंगे। और Q क्या है इसमें, 0। ठीक है, ये तो चलो भाई समझ में आ गया Q 0 है। अब देखो, प्रोसेस भी हम लोगों को दो टाइप के लेने फिर से, वन इज रिवर्सिबल एंड अदर इज इरिवर्सिबल। ठीक है, उसको करने के पहले हम लोग पहले इसको चलो समझ लेते हैं, नीचे वाले को समझ लेते हैं, ऊपर नीचे वैसे बात एक ही, चलो नीचे वाले को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, W इक्वल टू क्या है, डेल्टा E। ठीक है, अब देखो होगा कि डेल्टा E क्या होगा, NCV। हम लोग आइडियल गैस के लिए करें, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए ही सॉल्व किया जाता है हमेशा, आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो NCV डेल्टा T। अरे डेल्टा E का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, मैंने रख दिया। तो W इक्वल टू क्या होगा, NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में मान लो
T1, अरे इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है, CV तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे लिखवा दिया कि याद कर लेना, CV दिया है, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। पर ऐसा होगा नहीं भाई, पढ़ाई इतनी इजी थोड़ी ना होती, कोई मजाक चल रहा है कि दे दिया सब कुछ, लो कर लो फ्री में मार्क्स ले लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। और पहले से बोला है कि भाई आइसोथर्मल और एडियाबैटिक यही तो दो मेन प्रोसेस है, इतना इजी है, T1 T2 दिया है तो फिर एडियाबैटिक किस काम का। अगर T1 और T2 दोनों क्वेश्चन में दे दिया, मान लो सपोज करो कि इवन दोनों दे दिया, तब तो एडियाबैटिक बहुत ईजी हो गया। तब तो एडियाबैटिक क्या है कि मैं बोलते सबसे ईजी है, पर मैंने बोला आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसका मतलब कि T1 और T2 नहीं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा क्या नहीं दिया रहेगा उसको चलो समझते हैं। क्वेश्चन में आपको T1 दिया रहेगा, मान लो सपोज करो T1 दिया रहेगा, सपोज करते इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा, तो हमको पहले फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर रखोगे, तब जाके वर्क की वैल्यू आएगी या फिर तब जाके डेल्टा ई की वैल्यू आएगी। मतलब समझ में आ रहा, ये दिया रहेगा ये नहीं दिया रहेगा, पहले इसको कैलकुलेट करना होगा, फिर ये आपको आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे वर्क, डेल्टा ई आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ कि होता क्या, एडियाबैटिक जब प्रोसेस बताते हैं, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम टीचर, उनको खुद ही नहीं पता होता करते क्या, बस करते रहो, कोई मतलब ही नहीं। तो एडियाबैटिक सुनते एक डेरिवेशन होता है, अभी मैं करवाऊंगा, तो लोग उसको बस करना चालू कर देते हैं, यही नहीं पता होता भाई कर क्यों रहे हैं। मतलब ये वैसे होगा कि जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि कोई मतलब जेई की तैयारी करता है, कोई नीट की, और मान लो सपोज करो कोई तैयारी करो, उससे मैं पूछूं भाई क्या कर रहे हो, तो बोले सर बस पढ़ाई कर रहे हैं, शायद से जेई देना है, मतलब पता ही नहीं क्या करना है। तो वैसे ही काफ़ी टीचर लोग होते हैं कि बस सॉल्व करने लगते हैं, पता ही नहीं होता भाई सॉल्व क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करना चालू कर दिया, हर चीज़ का लॉजिक या रीज़न पता होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें कॉन्सेप्ट है कि एक टेम्परेचर दिया होगा, दूसरा टेम्परेचर नहीं दिया होगा, वो अननोन होगा, तो हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए एक रिलेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो है क्या, तो एक रिलेशन तो ये है आपके पास, समझो पहले, एक आप लोगों को गैसेस स्टेट में पढ़ाया था, जहाँ पे क्लोज कंटेनर था, और जहाँ पे, अरे गैसेस स्टेट में नॉर्मली क्लोज कंटेनर ही रहता है, जहाँ पे मोल कांस्टेंट होगा, जो हम लोगों ने बोला था इक्वेशन ऑफ स्टेट लास्ट वाले चैप्टर में आया था, जहाँ पे क्या था P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या था P2 V2 बाई T2। ठीक है, ये इक्वेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो एक्सपीरियंस से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था, 2011 की बात है, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा नए नए बैच, 1 ही 2 बैच थे, तो उसमें मैं दूसरे टीचर का क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता था कि इसको सॉल्व क्यों करते हैं। बस एडियाबैटिक आया, खटाखट सॉल्व करने लग गए, पता ही नहीं होता था कि क्या क्यों करते हैं। ठीक है, तो जब मैं 1-2 साल पढ़ा लिया, तो उसके बाद की बात है, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मतलब ऐसे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैंने इसको सॉल्व किया और वो इक्वेशन आ गई एक्चुअल में। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी, मैं भी करके दिखा दूंगा, मतलब क्या सॉल्व करना है, क्या इक्वेशन है, मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, तो बच्चे ने मेरे से पूछा सर इतना मेहनत क्यों किया, हमारे पास तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आपने इसका यूज़ क्यों नहीं किया, मतलब ये भी तो सही है, और ऐसा तो रूल है नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो मतलब एक बहुत अच्छे बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर इसका यूज़ क्यों नहीं किया आपने इतना मेहनत करके एक इक्वेशन सॉल्व क्यों किया। मैंने कहा लड़का तो सही कह रहा है, और मैं उसमें खुद नए टीचर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो होता क्या कि जब आपको एक्सपीरियंस कम होता है या फिर जब आपको नॉलेज पूरा नहीं होता, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं जब उसने पूछा तो मैंने बोला ये तो सही बात कह रहा है। फिर मैं घर पे मैंने उसको सोचा कि क्या रीज़न है, मैंने मतलब खुद से सोचा कि क्या रीज़न है कि इसका यूज़ क्यों नहीं करते और हम लोग इसको सॉल्व क्यों करते हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसको क्यों नहीं यूज़ करते। तो मैं समझा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो पहले ये समझ लो, आपको क्या होगा,
हो सकता है कि इनिशियल टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, मोल दिया रहेगा तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे मान लो टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता फाइनल वॉल्यूम दिया हो, मतलब ये दिया रहेगा, पर आपको ना फाइनल टेम्परेचर दिया होगा और ना फाइनल प्रेशर दिया होगा। तो इस इक्वेशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 वेरिएबल के बारे में दिया रहेगा। और हम लोगों को जैसे मान लो कि या तो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन दिया होगा, प्रेशर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। तो जो प्रेशर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे, यही नहीं पता है, तो इसलिए प्रेशर को हटाना पड़ेगा। तो मैं समझाता हूँ इसमें क्या है, फिर से समझो। इसमें 3 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो 3 वेरिएबल है तो आपको तीनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अगर इनको रिलेट करना है, पर आपको क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ 2 वेरिएबल के बारे में दिया होगा, जैसे मान लो टेम्परेचर, वॉल्यूम, या हो सकता प्रेशर और टेम्परेचर, तो सिर्फ 2 के बारे में दिया होगा, तीसरे के बारे में तो दिया ही नहीं होगा। तो जब दिया ही नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिर्फ 2 ही वेरिएबल दिया, तीसरा दिया ही नहीं कुछ, तो इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप लिखना चाहो तो लिख लो कि इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये जो लिखा है P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 इज नॉट एप्लीकेबल इन एडियाबैटिक process because in this 3 वेरिएबल आर प्रेजेंट। इसमें 3 वेरिएबल प्रेजेंट, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकता, हम लोगों को 2 ही वेरिएबल दिया रहता है। तो पहले समझो क्या क्या इसमें दिया रहेगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या क्या दिया होगा, पहले समझ लो जो करने जा रहे उसके पहले का क्या स्टोरी है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर दिया हो, इनिशियल वॉल्यूम दिया हो, और हो सकता है आपको फाइनल वॉल्यूम भी दिया हो, ठीक है। हम लोग एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जिससे जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन डेवलप करेंगे अभी वॉल्यूम और टेम्परेचर में, जिससे फाइनल वॉल्यूम को निकाल लेंगे, मतलब फाइनल टेम्परेचर को निकाल लेंगे, रखेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे ही इनिशियल टेम्परेचर एंड इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, फाइनल हो सकता है प्रेशर गिवन हो और फाइनल टेम्परेचर न दिया हो, तो कुछ ना कुछ इसमें दिया होगा, कुछ ना कुछ नहीं दिया होगा, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्यों सॉल्व करने जा रहे हैं, हम लोगों को क्या है, इन्फॉर्मेशन कम दिया होगा। देखो पहला दिक्कत, हम लोगों अगर P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 यूज करोगे तो वहाँ पे 3 वेरिएबल है, आपको सिर्फ 2 वेरिएबल दिया होगा, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, तो हम लोगों को इसलिए 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पहला रीजन है सॉल्व करने का। और दूसरा क्या है, हम लोग उसको जब सॉल्व कर लेंगे तो उससे एक टेम्परेचर दिया होगा, दूसरा टेम्परेचर निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो इस रीजन से हम लोग क्या होगा, एडियाबैटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो इक्वेशन में 3 वेरिएबल होते थे उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मतलब इसमें कम दिया रहेगा। तो ये हमारा रीजन है कन्वर्ट करने का, मतलब ये सॉल्व करने का। और दूसरी बात कि कुछ मतलब इंफॉर्मेशन दिया होगा टेम्परेचर का या वॉल्यूम का और कुछ मिसिंग होगा, तो इसलिए हमको उसका यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको देखो सॉल्व करने जा रहे। अब होता क्या है, देखो मैक्सिमम लोग मतलब जैसे जो जेई मेन नीट की तैयारी करते हैं स्पेशली, वो तो सिर्फ एक ही रट्टा मारते हैं, दूसरे वाले को समझते भी नहीं है। इवन मैं आपको सही बताऊँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझको भी उसमें एक ही पता था। फिर मुझे खुद ही बाद में मतलब जब मैंने देखा कि बोला अरे फर्स्ट टाइम की बात है, ये 2011 की बात है, तो मुझको पता चला कि अच्छा इसमें 2 इक्वेशन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना ही है। ये चैप्टर में आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि हर एक पॉइंट पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब ये मतलब देखो ऐसा होता है कि जैसे जेई मेन या फिर नीट, तो एग्ज़ाम में ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछी जाती है तो उसमें दिक्कत नहीं आएंगी, पर एडवांस वाले घुस घुस के पूछते हैं, तो इसलिए आपको पूरा डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। और मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत मतलब हर एक डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, और आपको चैप्टर में पूरी की पूरी फीलिंग भी आनी चाहिए, पूरी फीलिंग आनी चाहिए, इसमें ध्यान रखना है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हम लोग अब करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से आते हैं, और इसमें कौन सा आप केस करेंगे, रिवर्सिबल।
तो पहले रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे और फिर इरिवर्सिबल, ठीक है। पहले क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। स्मॉल स्मॉल चेंज होता है जिसमें वही रिवर्सिबल। तो क्या होगा देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डी ई, अरे भाई क्यू तो जीरो हो चुका है, ठीक है। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी ई, ये होगा। अब डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। एंड ये क्या होगा, दिस विल बी एन सी वी डी टी, ठीक है। आपको ये पता ही है कि रिवर्सिबल के केस में वेरी स्लो एक्सपेंशन होता है एंड एवरी टाइम एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, ठीक है। इंटरनल प्रेशर के इक्वल आएगा तो इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। अरे पी वी इक्वल एन आर टी, तो एन आर टी बाई वी, तो ये क्या हो सकता है, एन आर टी बाई वी डी वी एन सी वी डी टी, ठीक है। ये एन से एन काट दिया, इसको रीअरेंज करते हैं तो माइनस आर डी वी बाई वी इक्वल टू सी वी। अरे ये वी इधर और टी इधर ले आए, तो सी वी और डी टी बाई टी, ठीक है। ये अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विथ लिमिट्स। सी वी एंड आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अरे वॉल्यूम जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो उससे मतलब नहीं। जैसे आपको आइसोथर्मल में भी याद होगा तो फॉर्मूले सबके सेम रहते हैं, ठीक है। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, फॉर्मूले सेम होते हैं। तो V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम। माइनस साइन को मैं अंदर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया ln V1 बाई V2, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, CV को R से डिवाइड कर लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ R को CV से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वल टू होगा ln T2 बाई T1। और इसको इधर डिवाइड कर दिया, माइनस साइन को अंदर लगे, इसको मैंने पलट दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, CV इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस वन। अरे यही तो बोला था कि याद किया होगा ना सबको, CV एंड CP की वैल्यू। तो क्या होगा, R अपॉन CV क्या होगा, गामा माइनस वन। तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो गामा माइनस वन क्या होगा, ये होगा ln V1 बाई V2 इज इक्वल टू ln T2 बाई T1। इसको पावर में ले जाएंगे, दोनों साइड ln होगा तो हटा दिया ln। अरे पावर में लेके गए तो होगा ln V1 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू ln T2 बाई T1, ठीक है। तो दोनों साइड ln है, ln मतलब वही लॉग बेस टू द ई, तो ln आप हटा सकते हो। दोनों साइड ln है तो ln को हटा सकते हो, तो ln को मैंने हटा दिया, ये इधर और वो उधर। तो क्या हुआ, T1 V1 टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, T2 V2 दी पावर गामा माइनस वन। मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट देखो सेम है, तो वही होगा। देखो अब आपके पास क्या होगा क्वेश्चन में, इनिशियल टेम्परेचर सपोज करो दिया रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम दिया रहेगा, फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा। सिर्फ इसमें देखो, तो ये इक्वेशन में क्या हुआ, अब आपने क्या है कि एक वेरिएबल P को उड़ा दिया, तो इसमें सिर्फ कितने वेरिएबल बचे, दो। तो क्या है सॉल्व करने के पीछे रीजन, हम लोगों को इसमें दो वेरिएबल का ही मतलब जरूरत है। थर्ड वेरिएबल को हमको मतलब हमें दो वेरिएबल से काम चल जाएगा, थर्ड वेरिएबल की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा T V टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, T V टू द पावर गामा माइनस वन क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसमें। अब इसमें क्या है कि आप ये तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो आप इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन या फिर
प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी निकाल सकते हो। मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसमें भी यही कहता है कि मैंने बहुत बार लोगों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके कर दो, पर फिर भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं सब कुछ कर देता हूँ एक्चुअल में। तो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते एक्चुअल में। तो देखो है क्या, पीवी इक्वल टू क्या है, एन आर टी, ठीक है। तो ये रिलेशन किस में, टेम्परेचर और प्रेशर में, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है ये। अरे आइडियल गैस ही तो था ये, आइडियल गैस को तो समझ के सॉल्व किया था पूरा ये। तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो सपोज करते हमको रिलेशन चाहिए अभी वॉल्यूम और प्रेशर में निकालते, वो सबसे फेमस रिलेशन है। तो अब आपके पास क्या है, मतलब टेम्परेचर इक्वल, मैं टेम्परेचर को हटा देता हूँ तो ये पी वी बाई एन आर, ठीक है। इसको हम रिप्लेस करते हैं, तो इनिशियल और फिर फाइनल, ठीक है, दोनों में इनिशियल में रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, P1 V1 और फिर एन आर। अरे एन आर तो कांस्टेंट है, मोल और आर में का कांस्टेंट है, तो V1 टू द पावर गामा इनिशियल, अरे T1 की जगह मैंने लिख दिया और T2 की जगह P2 V2 एन आर और V2 टू द पावर गामा, तो ये कट जाएगा, ये पावर 1 है तो ये मिलके पावर गामा हो जाएगा। तो क्या होगा, P1 V1 टू द पावर गामा और P2 V2 टू द पावर गामा, जब P V टू द पावर गामा कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है P V टू द पावर गामा, इसमें देखो दो वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम, ये सबसे फेमस इक्वेशन है एडियाबैटिक का। लोगों को जब बोलो ना कभी कि जैसे मान लो जैसे आपने थर्मो सपोज करो कर लिए, जैसे कंप्लीट हो गया, और कुछ बच्चे पढ़ाई करते कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं भी करता उससे बोलो एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको कुछ याद हो या ना हो, बोलेगा P V टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये ऐसा है कि सबको याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता कि भाई क्यों किया, किसके लिए किया, इसका आता पता नहीं रहता, पर ये सबको याद रहेगा। तो सबसे फेमस इक्वेशन है P V टू द पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अब और आगे बढ़ते हैं। अरे ये किसका रिलेशन है, P और V का, ये T और V का। अभी क्या बचा, P और T का, वो भी कर लेते हैं। तो अभी हमारा प्रेशर और क्या बचा हुआ, प्रेशर एंड आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। तो सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को लिख दिया एन आर टी बाई पी। अरे मैं वॉल्यूम, मैं एक काम करता हूँ वॉल्यूम को रिप्लेस करो, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, एन आर टी बाई पी, और यहाँ पे रख देते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम को रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे रखने पे क्या होगा, वॉल्यूम को रखते हैं इसमें, तो क्या होगा, P क्या होगा, एन आर टी बाई P1 टू द पावर गामा, फिर क्या होगा, P2 एन आर टी टू बाई P2 टू द पावर गामा। पर ये एन आर और गामा कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, ये क्या होगा P1, और देखो ये P1 जो है, देखो पहले समझो जो P1 है उसका पावर एक गामा। एक मिनट में देख रहा था, कैमरे में दिख तो रहा है ना, पता चला ज़्यादा लेफ्ट में होकर दिखना ही बंद हो गया, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये P1 टू द पावर गामा है एक्चुअल में, ठीक है। और देखो ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी पावर 1 है, तो ये क्या होगा 1 टू द पावर गामा, 1 माइनस गामा। अरे पावर गामा होगा, ऊपर जाएगा माइनस गामा, तो ये P टू द पावर होगा, और T की पावर क्या होगा, गामा, इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा और T2 टू द पावर गामा। आराम से इसको सब लोग करके देखना, आएगा ये सब का आएगा, जिससे नहीं बनेगा आराम से इसको करके देखना, आएगा ये। तो अब ऐसे में क्या कि सब में पावर गामा में आ रहा है, तो इसको याद करने में डिफिकल्टी होती है। तो आप वैसे भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ज़्यादा वैसे ऐसा लिखा था P1 T1, और T1 की पावर क्या होगा, मतलब कि P1 T1 इसकी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू P2 T2 टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। जिसमें क्या लिखा जाता है, P T टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है, ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो P और T के बीच में वो, P और V के बीच में ये, और T और V के बीच में ये, ठीक है।
आपको किसी भी दो वेरिएबल के टर्म में दिया होगा तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग को बताया कि शुरू में तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि देखो, हाँ मैंने IIT क्वालिफाई किया तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर मैंने खुद ही बहुत ध्यान से नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैं केमिस्ट्री मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, एक दो चैप्टर मैंने भी बहुत ध्यान से नहीं थे, हाँ इसका क्वेश्चन IIT में वो मैंने सही कर दिया था। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो टॉपिक मुझे थोड़ा सा वीक है तो वही आपको आ गया। तो मुझे एडियाबैटिक में मान लो सिर्फ यही पता था, तो अब वो मेरा समझ लो लक अच्छा था कि किस्मत अच्छी थी, समझ लो कि थर्मो को मुझे जो आता था उस पर जो क्वेश्चन है मैंने सही कर दिया था। पर फिर उसमें क्योंकि अब उसका रीज़न मुझे जो बाद में रियलाइज हुआ एक्चुअल में, वो रीज़न मैं ज़्यादा ये मैं एक्चुअल में बोलूँगा कि हम लोग जो करते थे कोचिंग एक्चुअल में लोकल कोचिंग थी IIT की। तो लोकल कोचिंग वाले क्या करते हैं कि कई चीज़ों को नहीं पढ़ाते, स्किप कर देते हैं। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैंने मतलब टीचिंग स्टार्ट की तो मुझको पता चला रही ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया। तो एक्चुअल में इसका जो दूसरा केस इरिवर्सिबल हमको पढ़ाया ही नहीं गया था। तो लोकल कोचिंग वाले क्या होते हैं कि कई चीज़ें स्किप कर देते हैं, वो क्या होता है बस वही पढ़ाते जो थोड़ा सा सिंपल होता है। तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया था, और ये मेरा मान लो किस्मत अच्छा था कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया था थर्मो में वो मुझको पूरा आता था, और क्वेश्चन भी उसी पे आया तो मैंने सही कर दिया। और मैं आपको बताना बस ये चाह रहा हूँ कि देखो नीट में तो चलो इससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, पर JEE मेन में भी क्या होता है कि हो सकता है प्रोसेस इरिवर्सिबल आ जाए। ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल के लिए है, और JEE एडवांस के लिए तो पता होना ही चाहिए। सबकी किस्मत मेरे जैसे नहीं होती कि भाई हमको कम पढ़ाया गया तो बाई चांस वही आ गया। मतलब हाँ मेरा केमिस्ट्री नो डाउट बहुत अच्छा था, मतलब मुझे तो सब कुछ आता था, मतलब पर कुछ चीज़ हमको पढ़ाई ही नहीं गई थी एक्चुअल में। तो इसमें मैं अपने आप को ये बोलूँगा कि पढ़ाई ही नहीं गया, मतलब मेरा टीचर जो था उस मामले में मैं कहूँगा उसमें लक थोड़ा ख़राब था, पर एग्ज़ाम में जो है वो लक अच्छा था। पर हर बार ऐसा नहीं होता, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल? रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। वैसे ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स में भी सॉल्व करवाया जाएगा, पर फिजिक्स में भी सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक करवाते, वहाँ पे इरिवर्सल करवाते ही नहीं, मतलब इरिवर्सल को वहाँ पे बात ही नहीं करते हैं। तो नीचे एक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये चीज़ JEE एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE मेन और नीट का सोच रहे हो, JEE मेन में भी वैसे ज़्यादा चांस है इरिवर्सल नहीं पूछेगा, नीट में तो पूछ ही नहीं सकता है, पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है। हमने इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया। तो इसमें नीचे लिखो above relation is applicable only on रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एप्लीकेबल है, इरिवर्सल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना कि अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक पे ही एप्लीकेबल है, इरिवर्सल पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता। इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब एडियाबैटिक पे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूमेरिकल आता है उसमें जैसे जो गामा की वैल्यू फंस रही थी, तो गामा की वैल्यू का आप क्या है कि आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले कुछ लेसन और लिख देता हूँ। पहले इरिवर्सल को करने के पहले मैं इसमें कुछ और थोड़ा सा लिख देता हूँ। फिर से देखो, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे करवा दूंगा, और चीज़ों को ध्यान रखना है कि मतलब कि ये सिर्फ रिवर्सल के लिए एप्लीकेबल, इरिवर्सल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्योंकि लोग तब भी भूल जाते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो W इक्वल टू क्या है? डेल्टा E, इसका फॉर्मूला क्या है? NCV T2 माइनस T1, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है ये, जैसे अब आप बोलोगे सर वो हमने प्रेशर वाला यूज़ किया, हाँ कई बार ऐसा हो सकता है। मान लो क्वेश्चन में देखो, हो सकता है इनिशियल प्रेशर गिवन हो, इनिशियल वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। PV इक्वल टू NRT से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, नो डाउट। PV इक्वल टू NRT, अरे मोल दिया होगा तो टेम्परेचर निकाल सकते हो। फाइनल प्रेशर दिया होगा और वॉल्यूम नहीं दिया होगा, तो आप P1 V1 टू द पावर गामा और P2 V2 टू द पावर गामा से फाइनल वाला वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है। बता देखो, इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, इनिशियल वॉल्यूम गिवन होगा, फाइनल प्रेशर गिवन होगा, फाइनल वॉल्यूम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे इसमें।
फिर बात ये आती है अगर वॉल्यूम निकाला फिर टेम्परेचर निकालो, फिर टेम्परेचर निकालो, फिर यहाँ रखो, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग एक काम करते हैं, एक पी और वी के टर्म में भी लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो एक तो वर्क का चलो ये फॉर्मूला है या फिर ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला और इसमें देखो लिख सकते हैं कि कोई मतलब सेंस नहीं है कि प्रेशर और वॉल्यूम से टेम्परेचर निकालो रखो, वो तो फिर टाइम वेस्टेज हो गया। तो इसमें हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, इसको समझो। तो देखो आपके पास क्या क्या हो सकता है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो देखो क्या क्या हो सकता है, एन आर सी की वैल्यू, सी वी की वैल्यू आपका मैंने रखा, तो ये क्या क्या गामा -1, ठीक है, T2 माइनस T1 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, ये एन आर T2 माइनस क्या होगा एन आर T1 अपॉन गामा -1, ठीक है। अब इसको समझे, देखो क्या होगा P1 V1, अरे मोल तो कांस्टेंट होगा, प्रोसेस एक्सपेंशन कंप्रेशन में क्या बदलेगा, तो ये होगा NR T1, और P2 V2 क्या होता है NR T2। तो मैं वही काम करता हूँ भाई कि NR T2 की जगह P2 V2 रख देता हूँ और NR T1 की जगह P1 V1। तो क्या होगा, बहुत सिंपल से देखो, बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम गिवन होगा, फाइनल मान लो कुछ भी दिया, फाइनल मान लो वॉल्यूम दिया, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर निकाल लो, रख दो, बस हो गया, आ गया W। तो देखो ये W का फॉर्मूला, और एक बार W आ गया तो याद रखना है कि W ही डेल्टा E है, ये नहीं बोलना है W ही डेल्टा E है, ये बात नहीं बोलना है। और डेल्टा E आ गया तो डेल्टा H भी निकल जाएगा। डेल्टा H क्या होगा ना, डेल्टा H तो वही पता है, डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T, ठीक, उससे भी आ जाएगा, या फिर वही डेल्टा ई प्लस डेल्टा PV, ठीक है। डेल्टा PV क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, बात वही है, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा। तो मतलब कि ये हम लोगों का हो गया आपका ये कुछ रिलेशंस, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला तो भाई सबके लिए वैलिड, ऐसा कुछ नहीं, तो सबके लिए वैलिड है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। ये तो ये तो फॉर्मूले सबके लिए वैलिड है। तो हम लोगों का ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इरिवर्सिबल को करने के पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, 2 मोल ऑक्सीजन गैस अंडरगोस 2 मोल ऑक्सीजन गैस लिखो अंडरगोस रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 लीटर टू 16 लीटर। अंडरगोस रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 लीटर टू 16 लीटर, ठीक है। if initial pressure is 10 atm, if initial pressure is 10, undergoes reversible adiabatic expansion, reversible adiabatic बोला from 2 liter to 16 liter, if initial pressure is 10 atm, find the W Q delta E and delta H for the given process. Find Q, W, delta E and delta H for the given process. सब कुछ निकालना है, ठीक है। देखो एडियाबैटिक है तो Q0 सबसे पहले। ऑक्सीजन गैस भाई डाईएटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन गैस डाईएटॉमिक गैस है, इसका गामा लास्ट एंड पे निकलवाया है, इसका गामा क्या होगा 7/5, ठीक है, इसका गामा 7/5 होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब क्या है कि P और V में रिलेशन है, तो ऐसे केस में अभी जैसे वर्क मैंने बताया, वर्क क्या होगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। तो देखो इसमें क्या क्या है, V गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, P1 गिवन है, पर P2 नहीं दे रखा है, प्रेशर फाइनल और गामा दे रखा, तो बस P2 निकालना है, वही इसमें करना है पहले। तो कैसे निकलेगा P2, P1 V1 टू द पावर गामा, P2 V2 टू द पावर गामा। टेम्परेचर के बारे में देखो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए यही यूज करना पड़ेगा।
तो इनिशियल प्रेशर है 10, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, ठीक है। गामा क्या है 7/5। अरे गामा बताया था ना, वो डायटोमिक याद कर लेना, गामा याद कर लेना, जो लास्ट टर्न पे लिखवाया था, पूरा टेबल याद होना चाहिए। तो गामा क्या होगा इसका 7/5, यही तो लिखवाया था ये। और फिर P2 निकालना है, और ये क्या होगा 16 और 7/5, इसको इधर भेज देते हैं। अरे पावर, तो P2 को देखो, तो ये पावर डिवाइड हो जाएगा, तो होगा 10⁵ और ये 2 हो जाएगा। अरे ये पावर कट जाएगा, अरे मतलब समझ लो दोनों साइड मैंने 5/7 पावर ले ली दोनों साइड, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये नहीं अच्छा, दोनों साइड 5/7 लेने पे ये इसका भी पावर P2 का पावर भी चेंज होगा। अच्छा नहीं, ये नहीं करते, ये ज़्यादा दिक्कत करेगा। P2 को रहने देते, बल्कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो P2 इक्वल टू क्या होगा ज़्यादा, तो ये क्या होगा 10, और ये 2 क्या होगा 16 टू द पावर 7/5, ये कट जाएगा तो आएगा 8, तो क्या होगा 10 टू द पावर 1/8 टू द पावर 7/5, ठीक है। तो यही करना है 8 टू द पावर 7/5। इसको फिर मैं एक काम करता हूँ कि मोबाइल से अपने कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, तो फिर आपको क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको अगर आता है, तो फिर ये इसकी वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, पर मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक्चुअल में। तो क्या होगा 8 टू द पावर, ये 1.4 होता है ना ये, तो ये 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया 10/18.4 आ रहा है, ठीक है 10। अरे ये तो कोई कट गया, तो ये 8 बचा, 8 टू द पावर 1.4, तो ये 1.4 मतलब 8 टू द पावर 1.4 आ रहा है आपका, यही वैल्यू 18.4, ठीक है। ये P2 हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये लीटर में है और ये एटीएम में है। ये लीटर में और ये एटीएम में है, तो ये जो वैल्यू जो आएगी ये एटीएम लीटर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। गामा तो ऐसे होता है, गामा वैसे भी यूनिट लेस होता है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आंसर जूल में दिया है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है। तो वैसे एटीएम लीटर में भी आंसर दे सकता है, फिर जूल में भी। इसको देखो यहाँ पे रखते हैं, तो देखो अब क्या होगा वर्क की वैल्यू, तो देखो फाइनल कितना आ रहा है 10/18.4, और ये कितना आएगा इंटू वॉल्यूम कितना है फाइनल वाला 16, माइनस करेंगे इनिशियल वाले से, तो इनिशियल प्रेशर कितना था 10 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2 अपन गामा -1, तो गामा कितना है 1.4 -1, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन मतलब चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सारा सही है। तो ये आपके पास आ रहा है -11.3 अपॉन 0.4, सो ये आ रहा है -28, माइनस आ सकता है। अरे वैसे भी एक्सपेंशन हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ है ना, ये एक्सपेंशन हो रहा है ना। ये एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ऑब्वियस तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। अरे पहले तो लिखवा रखा है कि नेगेटिव होता है, तो ये होगा एटम लीटर, ठीक है। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है, देखो वर्क ही डेल्टा ई होता है एडियाबैटिकली, और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना होगा 28.3 इंटू 101.3, तो ये आपके पास आ रहा है -2,867 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट जूल, ठीक है। डब्ल्यू ही डेल्टा ई होता है, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। अब डेल्टा एच भी पूछा है, तो डेल्टा एच क्या होगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, मतलब ये P2V2 माइनस P1V1, तो क्या होगा डेल्टा ई क्या है -2867
ठीक है, ध्यान रखना है, ये जूल में है, इस बात को ध्यान रखना है। P2 V2 मतलब ये है आपके पास, तो 10 अपॉन, और ये तो अच्छा इसको सॉल्व कर दिया, देखो ये होगा P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, अरे यही तो होता है ये डेल्टा, तो इसी को, यही तो है ये जो लिखा है यही, इसको सॉल्व करके देखो 11.3, मतलब ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, अरे माइनस 11.3, तो इसको सॉल्व करके यही तो आया था ये माइनस 11.3, पर ये भाई एटीएम लीटर है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, ठीक है। तो देखते क्या होगा इसकी वैल्यू, तो ये आ रहा है -4011 जूल, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना दिया रहेगा कि इसका वैल्यू 18.4 होता है, मतलब इसका वैल्यू 1/18.4, इतना बस दिया रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया रहेगा, वो दिया रहता है आपको, ठीक है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो इसके अलावा फिर आपको जो भी होता है वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो नॉर्मली बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब है कि सडन चेंज हो रहा है, यहाँ पे सडन चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, Q का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई, ठीक है। तो सडन चेंज होगा तब क्या करें, तब लिखो पूरा फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पे होता है P एक्सटर्नल और इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू N CV डेल्टा T। अरे सडन चेंज होता है इसमें, तो यही होगा। P2 की जगह देखो क्या हो सकता है, माइनस P, इसको ध्यान से देखना आप, जो भी कर, ये होगा V2 माइनस V1, और ये हो सकता है NCV T2 माइनस T1, ठीक है, NCV। तो मैं V2 की वैल्यू रखता PV कोऑर्डिनेट से, तो क्या होगा माइनस P एक्सटर्नल जो होगा NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1। यही तो होगा V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू भी यही रख दिया आपके पास। तो देखो क्या होगा, ये होगा NR फिर गामा -1 और T2 माइनस T1। NR से देखो NR कट जाएगा, ठीक है। तो P एक्सटर्नल T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1 इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। ये रिलेशन याद करना है। हाँ, इतना बड़ा रिलेशन है इसलिए बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, पर ये याद करना। अब देखो होगा क्या क्वेश्चन में, इनिशियल टेम्परेचर सपोज करते गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, फाइनल प्रेशर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर इसको यूज करके निकालना होगा, ठीक है। गामा की वैल्यू भाई मोनोटॉमिक के लिए अगर होगा तो 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5 और पॉलीटॉमिक के लिए 4/3, ठीक है। वो जो वैल्यू लिखवाई थी लास्ट टाइम पे वही याद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि P एक्सटर्नल क्या होगा, तो मैंने P एक्सटर्नल के लिए पहले बताया, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि इनिशियल प्रेशर मान लो अलग दिया हो, फाइनल प्रेशर अलग दिया हो। मान लो हो सकता है कि इनिशियली 10 ATM हो, इसको मैंने एक्सपेंड करके 2 ATM पर रोक दिया, ठीक है। इनिशियली 10 ATM, बाहर इसको रोका 2 ATM, और बाहर से कोई और कंट्रोल कर रहा है और बाहर का प्रेशर मान लो जैसे 5 ATM, तो हो सकता है कि इनिशियल प्रेशर अलग दिया हो, फाइनल प्रेशर अलग दिया हो और एक्सटर्नल प्रेशर भी अलग दिया हो, तो सब कुछ रखना है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कि सिस्टम अपने से एक्सपेंड करेगा, तो ये तभी रुकेगा जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो। मतलब अंदर का प्रेशर होने का मतलब ये कि फाइनल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अलग से दिया है तो वही लेना है, अगर नहीं दिया है, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट गिवन, इन दैट केस टेक फाइनल प्रेशर टू बी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। 10 में नीचे लिखो, ये बात को ध्यान रखना है, लिखो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज गिवन इन प्रॉब्लम
then take that pressure. If external pressure is not given in problem, in that case always take final pressure to be external pressure. तो अगर नहीं गिवन होगा तो आप पी एक्सटर्नल की जगह P2 लिख के सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही P1 दिया होगा, P2 गिवन होगा और T1 गिवन होगा, T2 निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास होगा इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल का मतलब है कि सडन चेंज, और पहला वाला जो क्वेश्चन था वो किसके लिए था, वो आपके पास था रिवर्सिबल के लिए। आप करना चाहो तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग कर भी सकते हैं, पर अभी नहीं करते। ठीक, अभी उसको मतलब इरिवर्सिबल के लिए चलो एक क्वेश्चन अच्छा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं इस पे भी। तो लिखो इसमें 5 मोल हीलियम गैस, 5 मोल हीलियम गैस अंडरगो irreversible adiabatic compression. Irreversible adiabatic compression if initial pressure is 2 atm and final pressure is 10 atm. If initial pressure is 2 atm and final pressure is 10 atm, find the work done. If initial temperature is 27 डिग्री, फाइंड द वर्क डन इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया आपको, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए भाई माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो इसमें एक चीज़ और, हाँ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया है तो आप फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लोगे। ये बात ध्यान रखना है कि अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर नॉट गिवन ऑलवेज टेक फाइनल प्रेशर टू बी एक्सटर्नल प्रेशर। तो नहीं दिया है तो आप फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लेकर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसी से आपको सॉल्व करना होता है। तो अब देखो क्या होगा भाई, पी एक्सटर्नल T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1 इक्वल टू क्या था, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अरे अभी यही तो लिखवाया था आपको, मतलब मेरे हिसाब से आप देख लो यही तो लिखवाया था ये। ठीक है, ये तो अब देखो क्या नहीं दिया है तो आप एक्सटर्नल प्रेशर क्या लोगे, फाइनल वाला प्रेशर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, फाइनल आपको पास प्रेशर 10 atm, इनिशियल टेम्परेचर 300, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन और इनिशियल प्रेशर 2, तो T2 माइनस 300 और गामा। अरे ये क्या है, ये कौन सा गैस है, मोनोटॉमिक, तो इसका गामा अरे 5/3 था ना ये, तो वही आपके पास 1.67 मतलब ये 2/3 होगा अल्टीमेटली। इसको चलो 2/3 कर लेते, अरे 2/3 गामा माइनस 1 है ये। अभी आराम से इसको करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, ये ध्यान रखना है माइनस साइन भी था। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस T2 और ये प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये कटेगा तो 5 होगा तो प्लस 1500। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू T2 माइनस 300। 2 को अंदर करो, 3 के इधर करो, तो क्या होगा माइनस 2T2 प्लस 3000 इज इक्वल टू 3T2 और माइनस 900। ठीक, यही होगा। इसको इधर लाते हैं, मतलब इसको इस साइड और इसको इधर और उसको इधर, तो क्या होगा 3900 इक्वल टू आपके पास क्या होगा 5T2, या फिर वो T2 इक्वल टू क्या आपके पास आएगा 3900/5 केल्विन। तो ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आ गया, तो वर्क डन पूछा है, एक बार फाइनल टेम्परेचर निकल गया तो वर्क ही डेल्टा ई, मतलब वर्क जो वर्क होगा वर्क ही आपका डेल्टा ई होगा, दोनों सेम है। तो ये क्या होगा NCV T2 माइनस T1। तो मोल कितना गिवन था, मोल कितना 5 दिया था, इरेज कर दिया, 5 मोल था ना वो, देख लेना मोल 5। CV की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस, तो CV क्या होता है, अरे CV 3/2R मोनोटॉमिक के लिए 3/2R था ना ये, तो 3/2R की वैल्यू 25/3, अरे जूल के टर्म में करें 25/3, यही तो था ये। तो फाइनल टेम्परेचर वो लिखा है 3900/5 और इनिशियल टेम्परेचर 300। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सारा सही है। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो।
एक बार चेक कर लेते हो फटाफट। ये 5 1500 इधर गया 2/3 है, 2 माइनस 300, 3 इधर गया तो 3 और 9 इधर, ये इधर। ठीक, मेरे हिसाब से पूरा राइट है। ठीक है ये। तो देखो ये वैसे पॉजिटिव आएगा। अब आप खुद सोचो, जब पहले क्या बताया था साइन कन्वेंशन, जब कंप्रेस होगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा। खुद देख लो साइन कन्वेंशन। देखो हमें पहले से पता कंप्रेस करे तो वर्क पॉजिटिव आएगा। तो देखो वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये होगा 125/2। ये 3 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 1500 माइनस 39 तो ये 2400/5। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है। ये 1500 माइनस 3900 तो 2400/5 आएगा। तो ये इससे कटेगा, ये होगा 25, ये इससे कटेगा, ये कितना होगा 1200। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 1200 तो मेरे हिसाब से कितना होगा 3 0 0 और 0 0। मेरे हिसाब से इतना आएगा। आप देखो ये 30,000 जूल या फिर 30 किलो जूल। ठीक है, तो ये वर्क की क्या आएगा, ये वर्क का आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये वर्क की वैल्यू आएगी। ठीक है ये। तो ये था आपका इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कंपेयर करेंगे। और मतलब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपेयर करेंगे। पर उसके पहले, उनको कंपेयर करने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें और भी लिखते हैं। मतलब इसको समझो एडियाबैटिक के बारे में, एक कुछ जनरल बातें। कुछ जनरल बातें एडियाबैटिक में जो करने जा रहे एक्चुअल में इसका रियल लाइफ में भी कुछ यूज पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझ लो क्या है क्या एडियाबैटिक में। देखो इसको समझो क्या है। एडियाबैटिक में क्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या है डेल्टा E ये होता है। W इक्वल डेल्टा E या फिर क्या होगा -P एक्सटर्नल क्या होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। ठीक यही होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक में एक्सपेंशन। ठीक है, ये रिलेशन मतलब कि फैल रहा है, मतलब कंटेनर फैल रहा है। ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा अगर एक्सपेंशन होगा तो V2 V1 से बड़ा होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा। इसका मतलब कि V2 माइनस V1 क्या होगा पॉजिटिव। अरे यही तो मतलब V2 माइनस V1 पॉजिटिव। अब देखो समझो, ये जो बगल में लिखा है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या होगा कि ये जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ तो V2 माइनस V1 क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो, प्रेशर की बात करो। प्रेशर की वैल्यू, अरे प्रेशर 1 atm होता है, 2 atm होता है, 5 atm, तो प्रेशर भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क नेगेटिव होता है, पता है सबको। तो ये आगे माइनस साइन लगाए तो ये क्या है नेगेटिव। हमको सबको पता है कि जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क नेगेटिव होता है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ एक्सपेंशन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और वैसे प्रेशर तो कोई ना कोई नंबर होता है 2 3 4, तो ये पॉजिटिव, आगे माइनस साइन तो पूरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें समझो मोल क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा CV क्या है, CV देखो 5/3 यार, CV 5/3 R की वैल्यू होती है जैसे 8.31, तो CV भी क्या कभी नेगेटिव हो सकता, नहीं, CV भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पूरा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसको समझो, लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा, तभी तो चीजें सेम होंगी। अरे ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों सेम होगा ना ये भाई, तभी तो दोनों सेम होगा। अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक में ये तो नेगेटिव पूरा और ये पॉजिटिव है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव एक ही केस में आ सकता है कि ये हो जाए नेगेटिव। समझ में आपको आ रहा होगा, ये पूरा नेगेटिव है तो ये भी पूरा नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, अब ये पूरा नेगेटिव एक ही कंडीशन में बन सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा,
T2 माइनस T1 लेस देन 0। अरे नेगेटिव का मतलब किनका डिफरेंस लेस देन 0? जब वो उधर जाएगा तो T2 क्या होगा? T1 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का मतलब ये कि ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। देखो नेगेटिव तभी बनेगा, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसका मतलब कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, सिर्फ ये बात ध्यान रखना एडियाबैटिक के लिए ट्रू है। मतलब बातें क्या होती है, एक्सपेंशन में लोग लिख तो लेते हैं पर लोग कहीं पे भी लगा देते हैं। नहीं भाई, एडियाबैटिक के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्यू पहले से 0 है तभी। तो जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। मतलब कि अगर इनिशियल टेम्परेचर मान लो कि 300 केल्विन है तो फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन से कम होगा, ये कंफर्म है। मतलब कम टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे क्या होता है? कूलिंग होती है। तो इसको नीचे लिखो, तो इसमें नीचे लिखो, सो इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन temperature decreases. That is in the case of adiabatic expansion, final temperature in case of adiabatic expansion final temperature is always less than the initial temperature. Final temperature is always less than the initial temperature, that is always cooling take place. आप कूलिंग को अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखना कूलिंग होती है। तो एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग। और इसका यूज एक्चुअल में कहाँ होता है? इसका यूज होता है क्लाउड में। अरे जो नॉर्मली जो बारिश होती है ना, रेन, वो इसी से होता है। देखो क्लाउड जो होता है आपको पता होगा, जैसे मान लो ये सपोज करो अर्थ है, तो अर्थ का क्या यहाँ देखो वॉल्यूम कम है, ऊपर जाओगे देखो वॉल्यूम बड़ा होगा, और ऊपर जाओगे वॉल्यूम और बड़ा होगा, ठीक है। तो जब क्लाउड जब नीचे होते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। जब क्लाउड ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर उठने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ता है तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्व होता है, सबको पता होता है। जब क्लाउड ऊपर उड़ते हैं तो उनमें एक्सपेंशन होता है। कैसा एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कम होता है, मतलब उसमें कूलिंग होती है। और उस कूलिंग की वजह से क्या होता है? बारिश होती है। समझ में आया? तो बारिश कैसे? बारिश ऐसा नहीं होता कि भाई माउंटेन, मान लो माउंटेन है, ऐसा नहीं होता कि क्लाउड जाकर टकरा गया तो बारिश हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये माउंटेन होता है, जब क्लाउड इससे जाकर टकराता है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो फिर ऊपर उड़ता है। जब वो ऊपर उड़ता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगा, एडियाबैटिक कूलिंग। और जब कूलिंग होगा तो जो वाटर वेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट में और फिर बारिश हो जाती है। केटीजे में क्या बताया है? गैस में ग्रेविटी नहीं अप्लाई होती, इसलिए वाटर वेपर में ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगी। तो ऊपर उठेगा तो उसमें कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो उससे बारिश। तो बारिश किसकी वजह से होता है? बारिश होता है ड्यू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ क्लाउड। ये याद रखें, मैंने आपको बोला ना इसका रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ पड़ता है। तो हम लोग इसका बहुत ज़्यादा, इसका यूज़ और कहाँ होता है? इसका यूज़ अरे भाई रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में यही सब होता है। रेफ्रिजरेटर में जो, अरे पता होगा ना, रेफ्रिजरेटर में या फिर एसी में मतलब गैस भरी जाती है, वो गैस में यही होता है। मतलब क्या होता है? उसमें जो गैस भरी जाती है एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर में, वो बहुत मतलब बहुत ही हाई प्रेशर भरी जाती है। तो वो जब गैस रेफ्रिजरेटर में रिलीज होती है, अरे रेफ्रिजरेटर में एक पता होगा ना कंप्रेसर होता है, सुना तो होगा ना, कंप्रेसर होता है एसी में, या कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में क्या भरा होता है? गैस, एकदम ठूस ठूस के गैस भरते हैं। अरे गैस वही होता है वो। अब आप एसी को, मतलब एसी को समझ लो, या फिर जैसे समझ लो कि फ्रिज को, मतलब रेफ्रिज आपने ओपन किया तो कंप्रेसर छोटा सा होता है, उसमें गैस ठूस ठूस के भरी होती है। वो जब गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर में जब फैलती है तो वो गैस क्या है? फैल गया। तो गैस का क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन से क्या होगा? कूलिंग। मतलब कि गैस बहुत कंप्रेस था। अरे समझ में आ रहा होगा, देखो गैस कंप्रेसर में था, उससे जब रिलीज होता है और जब गैस फैलता है रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में गैस फैलेगा तो उसकी वजह से कूलिंग होगा, जिसकी वजह से वो काम करता है। समझ में आया होगा? तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ टाइम में भाई कंप्रेसर में मतलब गैस खत्म हो गई। अरे गैस लिमिटेड होता है, और या फिर कुछ टाइम में गैस या फिर कंप्रेसर खराब हो जाता है, वो यही सब होता है कि मतलब गैस खत्म हो गई तो बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो फिर कंप्रेसर सही से वर्क भी नहीं करता। तो वो ये जो लॉजिक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एसी में, रेफ्रिजरेटर में या फिर क्लाउड में यही सब एक्चुअल में वर्क करता है। जब भी एक्सपेंशन हो, जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी। अब ये नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया, मान लो आइसोबारिक बोला आइसोबारिक में एक्सपेंशन तो कूलिंग, अरे भाई आइसोबारिक के लिए नहीं है।
ना आइसोथर्मल के लिए। कहाँ है एडियाबैटिक। तो जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी, ये बात ध्यान रखना है। अब ये तो चलो एक्सपेंशन की बातें थी, अब हम लोग करते हैं कंप्रेस। कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मतलब कि V2 माइनस V1 क्या होगा, नेगेटिव। अरे कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम घटा दिया, तो इस बार क्या है, देखो वॉल्यूम को घटाया, दबा दिया, वॉल्यूम को घटा दिया तो नेगेटिव। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। वैसे भी पता वर्क डन ऑन द सिस्टम बाई पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, तुमको पता था पॉजिटिव आना है। तो इस बार हमने दबा दिया है भाई, अब ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने दबा दिया है, मतलब तो वॉल्यूम कम हो रहा है नेगेटिव, तो आगे माइनस तो पॉजिटिव। अब ये तो टर्म पॉजिटिव होता है, देखो ये पूरा पॉजिटिव है तो ये भी पूरा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस बार T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0, या फिर T2 क्या होगा, T1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इस बार अगर आप जब कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन, इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, पिछले वाले में टेम्परेचर डिक्रीज करवाए थे, डिक्रीज, इस बार इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, so in this case final temperature is more than the initial temperature, so in this case heating take place, तो याद रखना है एक्सपेंशन मीन्स कूलिंग, कंप्रेशन मीन्स हीटिंग, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये आपके पास हो गया आपका एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। ये तो बस हम लोग आज के लेक्चर में अभी इतना ही करते हैं। अभी एडियाबैटिक खत्म नहीं हुआ है भाई, तो इसके बारे में और भी चीज़ें हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।